लास्ट क्लास में हमने कमरों की सज्जा या कमरों का आयोजन ये बताया था। और जो कमरों का आयोजन है उसमें सबसे पहले हमने बैठक बताई थी। बैठक के बाद हमने भोजन कक्ष बताया था। भोजन कक्ष के बाद भंडार गृह और भंडार गृह के बाद रसोई घर बताया था। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और रसोई घर में जो हमने बताया था कि आप जो है वो उसमें उसका साइज़ 9 बाई 12 और 10 बाई 14 का होना चाहिए। इसके जो रसोई घर में हम तरह तरह के आकार बनाते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे हमारा घर है, जैसा हम चाहते हैं, जिस तरह का हम नक्शा बनाते हैं, उसमें कौन सी किचन जो है वो सबसे अच्छे से सेट होती है, उस हिसाब से हम रसोई का नक्शा बनाते हैं। रसोई जो है वो कई तरह की होती है, जैसे एक एक दीवार वाली किचन जिसको हम पेंट्री कहते हैं वो भी बनती है। 2 दीवार वाली किचन टू वे किचन कहलाती है, वो भी बनती है। फिर एल शेप किचन भी बनती है। फिर यू शेप किचन ये भी होती है। और कुछ किचन में बीच में प्लेटफॉर्म होता है, जो जो कुकिंग एरिया वाला जो गैस होती है वो बीच में होता है उसका प्लेटफॉर्म, और चारों तरफ यू शेप स्लैब होती है। तो इस तरह से कई तरह की किचन्स होती हैं, जैसे हमारे पास एरिया अवेलेबल है और जैसी हमारी पसंद है उसके हिसाब से हम किचन को डिज़ाइन करते हैं। और किचन जो है वो बहुत एक घर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, तो इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और आजकल जैसे नए नए उपकरण आ गए हैं, तो उन उपकरणों को रखने के लिए भी किचन में जगह होनी चाहिए। जैसे आजकल डिश वॉशर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट उपकरण है जो काम में लिया जाता है, तो उसकी भी जगह होनी चाहिए। जो आप स्लैब बनाएं तो उस हिसाब से स्लैब होनी चाहिए कि उसमें उसका भी अरेंजमेंट हो। फिर माइक्रोवेव है, ओटीजी है, जो भी किचन के इक्विपमेंट्स हैं, मिक्सी है, जूसर है, इन सब की एक इलेक्ट्रॉनिक स्लैब होनी चाहिए जिसमें ये ठीक से लगे रहें और उनके स्विचेस अटैच्ड होने चाहिए, जिससे हमें बार बार इसको उठा के इधर उधर नहीं रखें हम, और एक ही जगह हम काम में ले लें उसको। तो इस तरह का अरेंजमेंट हमारी किचन में होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है शयन कक्ष। शयन कक्ष जो है वो हमें शयन कक्ष में प्रिवेसी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सोने में हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो इसलिए वो बैठक और जो भोजन कक्ष है उससे दूर होना चाहिए। और शयन कक्ष में जो उसका जो एरिया है वो एरिया 10 बाई 14 का 14 फीट का जो उसका स्टैंडर्ड साइज़ है वो होना चाहिए। इसमें अगर अटैच्ड टॉयलेट बाथ है तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा रहता है, क्योंकि एक साथ ही तैयार होके व्यक्ति निकलता है। और इसके अलावा इसमें जो फर्नीचर होता है वो फर्नीचर बेड होता है, अलमीरा होती है और ड्रेसिंग टेबल होती है, ये मेन फर्नीचर होते हैं। उसके अलावा अगर उसमें बेडरूम में जगह है तो एक छोटा सा सिटिंग एरिया भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर और भी जगह है तो एक स्टडी टेबल छोटी सी उसमें हो बेडरूम में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सारे जो काम हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं, वो सारे काम उसमें हो जाते हैं। तो ये होना ज़रूरी होता है। और जो अलमीरा है तो अलमीरा भी जितनी, मतलब एक वॉल जो है वो पूरी अलमीरा की ही होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पेस होगी रखने की तो उतना ही नीट एंड क्लीन बेडरूम रहेगा, और उसमें हम सभी चीज़ उसके अंदर रख देंगे। तो ये बेडरूम का वो होना चाहिए। और उसकी जो खिड़कियां हैं उससे एयर फ्लो, मतलब उस डायरेक्शन में, उन एयर फ्लो के डायरेक्शन में खिड़कियां बनानी चाहिए। और ये मतलब बेडरूम का इस तरह का वो होना चाहिए उसकी। और उसकी जो सज्जा है वो भी हम ऐसी इस तरह की पेंटिंग्स या इस तरह की हम डेकोरेशन उसमें करें जिसमें कि हमें सुकून महसूस हो, हमारा जो रिलैक्सेशन है वो हो। तो इस तरह की हमें पेंटिंग्स और इस तरह का डेकोरेशन उस बेडरूम में
करना चाहिए। इसी तरह के हमको लैंप्स वगैरह लगा सकते हैं। और अच्छा, फिर इसके बाद है स्नान गृह। स्नान गृह जो है वो अलग से भी एक स्नान गृह मतलब बनाया जाता है। जैसे रूम्स में अटैच टॉयलेट बाथ तो होते ही हैं और एक कॉमन वॉशरूम भी बनाया जाता है। तो वो मतलब स्नान गृह अलग और शौचालय अलग ये भी कर सकते हैं, और या फिर मतलब कंबाइंड भी हम उसको बना सकते हैं। जैसे एरिया है, जैसा लोगों की टेस्ट है, उस हिसाब से हम बना सकते हैं। इसका जो एरिया है वो 5x7 से लेकर और 6x8 का जो एरिया है वो सफिशेंट है। और इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, हवा और रोशनी और इसका मतलब बहुत अच्छे से आवागमन होना चाहिए। तो वेंटिलेटर्स, खिड़कियां तो इसमें नहीं बनाते पर वेंटिलेटर्स जो है वो होने चाहिए इसमें। फिर इसके बाद है अतिथि गृह। अतिथि गृह जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है घर में। यदि घर में अगर जगह नहीं है तो हम बैठक को भी अतिथि गृह बना लेते हैं, या फिर हम कोई मतलब कहीं भी दूसरे जो रूम्स हैं उनको अतिथि गृह बना देते हैं जब अतिथि आते हैं। तो ये है। और अगर आपके पास जगह है तो फिर अतिथि गृह ऐसी जगह बनाना चाहिए जो कि बैठक के पास में ही हो, घर के बाहर की तरफ ही अतिथि गृह हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे हमें भी डिस्टरबेंस नहीं होता और उन लोगों को भी जो आने वाले अतिथि हैं उनको भी डिस्टरबेंस नहीं होता। तो ये और अतिथि गृह में हमें पूरा आराम का की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें बेड होना चाहिए, डबल बेड, एक सिटिंग एरिया होना चाहिए, एक टेबल होनी चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए। ये तो एक आइडियल वो है, और अलमीरा बनी हुई होनी चाहिए। पर यदि उसका साइज़ कम है तो एक एटलीस्ट बेड और अलमीरा तो होनी ही चाहिए। और इसका जो अतिथि गृह का जो साइज़ है वो 10x12 से कम नहीं होना चाहिए। 10x12 एक स्टैंडर्ड साइज़ है। फिर हम आकार जो है उसका हम अपने एरिया के हिसाब से भी बनाते हैं, पर ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। और इसमें जो अतिथि गृह है उसमें हम जो भी उसका अरेंजमेंट करते हैं, मतलब उसमें भी अटैच्ड टॉयलेट बाथ अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर नेक्स्ट है अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष, अगर बच्चों का घर है तो अध्ययन कक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और यदि कोई प्रोफेशन वाइज एजुकेशन प्रोफेशन में है, या लॉयर्स हैं, या मतलब जिनको बार बार पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर्स हैं, तो उनके लिए भी अध्ययन कक्ष अच्छा रहता है। वो अध्ययन कक्ष में आकर पढ़ सकते हैं और वहाँ पर अपना पूरा मतलब बुक्स वगैरह भी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारा मतलब स्टडी मटेरियल होता है, तो वो हम अपने दूसरे कमरे में, जो कि जैसे शयन कक्ष है या दूसरा कमरा है, उसमें भले टेबल चेयर का अरेंजमेंट हो, मगर ये सारा स्टडी मटेरियल हम नहीं रख सकते उसमें सब कुछ। तो इसलिए अध्ययन कक्ष है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब वो ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर सकते हैं बिना डिस्टर्ब हुए। और इसके अलावा बच्चों के लिए भी अध्ययन कक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और जितने बच्चे हैं उस हिसाब से टेबल चेयर्स होनी चाहिए उसमें, और एक अलमीरा होनी चाहिए जिसमें कि वो अपना स्टडी मटेरियल रख सकें और निकाल सकें। बाकायदा कुछ इस तरह के फ्लैप्स भी होने चाहिए जिसमें कि चार्ट्स और पोस्टर्स वगैरह वो रख सकें, मतलब उसका मटेरियल रख सकें। इसके अलावा फ्लैनल ग्राफ टाइप भी होना चाहिए उसमें, जिससे वो अपने डिस्प्ले भी कर सकें। उसमें वो जो बोर्ड है वो डिस्प्ले बोर्ड भी होना चाहिए उनके पास, जिससे वो अपना जो भी उन्होंने बनाया है, जो भी चार्ट्स हैं, पोस्टर्स हैं, उनको अगर ऐसे रखेंगे तो वो धूल मिट्टी खाएंगे। अगर वहाँ डिस्प्ले बोर्ड पे अगर हम लगा देंगे तो वो उनके काम आ जाएंगे, और वो साल भर उनके जैसे जितने भी टाइम काम आते हैं उतने टाइम वो लगे रहें, उसके बाद वो हटा दें। तो इस तरह का अध्ययन कक्ष में अरेंजमेंट होना चाहिए। और एक
सेटी का अरेंजमेंट भी होना चाहिए, जिससे कि कोई अगर आराम करना चाहे तो एक सिंगल बेड या फिर सेटी या फिर दीवान हो तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसी तरह से अगर हम बैठक कक्ष को अतिथि कक्ष बनाना चाह रहे हैं तो उसमें सोफ़ा कम बेड हम लगा सकते हैं या फिर दीवान लगा सकते हैं। दीवान जो दीवान कम सोफ़ा होता है वो भी हम लगा सकते हैं, या सोफ़ा कम बेड जो डबल बेड हो जाता है खींच के, वो भी हम कर सकते हैं। तो उससे हमें आसानी रहती है, जो अतिथि आता है उसको भी आसानी रहती है। तो ये है। और इसमें भी हम इस तरह का सोफ़ा कम दीवान या फिर सोफ़ा कम बेड लगा सकते हैं, जिसमें बच्चा अगर रिलैक्स होना चाहे या तो वो भी रिलैक्स हो सकता है। इसके अलावा मैट बिछाने की जगह भी होनी चाहिए अध्ययन कक्ष में, जहाँ पर वो बच्चा एक्सरसाइज भी कर सके अपनी। फिर उसके बाद है बच्चों का कमरा। बच्चों का कमरा अगर अध्ययन कक्ष है तो फिर वो बच्चों का कमरा ही होता है। और इसके अलावा अगर वो छोटा है स्टडी एरिया, तो बच्चों का कमरा अलग से भी होता है उसमें। और ये भी कर सकते हैं कि फिर वो अध्ययन कक्ष ना हो के बच्चों का कमरा ही हो जाए, तो उसमें बच्चों के बेड्स लगे होते हैं। यदि छोटा है कमरा तो बंक बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बेड के ऊपर बेड लगता है तो बंक बेड का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। और इसी तरह से फोल्डिंग टेबल्स, फोल्डिंग चेयर्स, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो रूम है अगर छोटा है तो उसमें फिर वो हम उसको फोल्ड करके रख दें। तो इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। और बच्चों के कमरे में कुछ जो कमरा है उसमें एक अलमीरा होनी चाहिए, हर बच्चे की अलग अलमीरा होनी चाहिए जिसमें वो कपड़े भी रख सके। एक इस तरह की अलमीरा होनी चाहिए जिसके 2 पार्टीशन होने चाहिए, जिसमें बुक्स और कपड़े दोनों आ जाए। और इसके अलावा टेबल चेयर भी होनी चाहिए, जिससे बच्चे वहीं पर ही पढ़ सकें। और अगर उनका स्टडी एरिया अलग है तो फिर वहाँ पर वो प्लेइंग एरिया टाइप हम बना सकते हैं, जिसमें उनके टॉयज़ और खेलने का सामान सारा मतलब लगा रहे, जिससे बच्चे आराम से बैठ के खेलें। तो इस तरह का उनका अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया, हमने आज रसोई घर, शयन कक्ष, वॉशरूम, फिर अतिथि गृह, फिर अध्ययन कक्ष और बच्चों का कमरा, ये हमने आज डिस्कस किया। तो ये अगर आप प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली अगर आप बनाएंगे तो हमारा जो घर है वो सिस्टमेटिक हो जाएगा, और उसमें जो भी हम जिस पर्पस के लिए बनाया है वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।